चलिए, तो ईएलपी देख लेते हैं एक बार, है ना। जिसका डाउट हो जाएगा बता दीजिएगा, अपन देख लेंगे। ईएलपी वन, क्वेश्चन नंबर वन डन। टू, थ्री, फोर। अरे कोई चले जाओ, एक आदमी पीछे, वो पर्दा बंद कर दो, रिफ्लेक्शन आता है इस पर। ठीक है, सिक्स हो गया पक्का। सेवन, सेवन हो गया। एट, एट, नाइन, टेन, 11, 12। एनीवन? हाँ बेटा, 12। 12 में क्या कह रहा है? ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। एंड क्या दिया हुआ इसके बाद? 2a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो हमसे बी और ए का मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा है, तो हम क्या करें, इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए डॉट बी इज, तो यहां से कॉस थीटा कितना आ गया? माइनस ए स्क्वायर बाय ए बी इज इक्वल टू, विद अ माइनस साइन। ठीक है, इसको कर लेते हैं सिमिलरली। ओपन करें, 2a डॉट बी प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी इज अगेन ए बी कॉस थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस टाइम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू माइनस बी बाय, तो यहां से जो cos थीटा आ रहा है और वहां से जो cos थीटा आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या मिलेगा? माइनस बी बाई 2a इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी। माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अपन से किसका रेशियो पूछा? बी बाय ए या ए बाय बी? बी बाय ए। मैग्नीट्यूड पूछा है तो 1/√2। ठीक है, 13, 14, अच्छा बी बाय ए, सॉरी सॉरी सॉरी, 13, 14, 15 पक्का। ELP वन, एनीवन? कुछ और डाउट? चलिए, अब देखो आपकी शीट वेक्टर और काम की चीज है, बहुत डिफरेंस है ना। अब देखिए इसमें ELP 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं जी। फोर्थ वाला 2 10x, 10x का डिफरेंशिएशन याद है आपको? सेक स्क्वायर एक्स होता है, वही y बराबर 2 10x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन में प्लस सी नहीं होता भाई, ठीक है। सेक थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन? हाँ, माइनस नहीं आता है इसमें, ये आता है सेक एक्स 10x। 1 से 5 में और कुछ? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई पार्ट डाउट? 1 2 3 4 5, ये 5 की जगह 8 कहां से आ गया? हाँ जी, 1 2 3 4 5 इंटीग्रल्स ऑफ द गिवन फंक्शंस जी।
फोर्थ में कौन सा क्वेश्चन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 5, ये वाला। थर्ड का 4 है रूट एक्स प्लस 1/√x। इसको ऐसे लिखिए, तुम सवाल बोल दो। अच्छा, 7 sin θ/3 d थीटा, ओके। 7 sin θ/3 इंटू डी थीटा। कल याद है हमने ऐसे इंटीग्रेशन किए थे जिसमें कोफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई होते थे। हाँ, तो कोफिशिएंट क्या होता है इंटीग्रेशन करने के बाद? साइन का इंटीग्रेशन, कॉस की माइनस कॉस, तो माइनस कॉस कर दिया, और जो कोफिशिएंट है उसको, याद है? अब यहां पे कोफिशिएंट क्या है थीटा का? 1/3, तो 1/3 से डिवाइड का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज 7 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस अपॉन 1/3 प्लस सी। आंसर दे रखा है इसके? नहीं है, कहाँ है? अरे कुछ अलग ही दुनिया में है। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है, इसी फॉर्म में छोड़ रखा है। 4 and 5, क्वेश्चन नंबर 3, एनी पार्ट? फोर्थ में डाउट है? फोर्थ में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तुम एक आगे क्यों चल रहे हो? कंट्रोल भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 5। फोर्थ में क्या है? e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x, लिमिट्स e की पावर x पूरा एक फंक्शन है, x है ना, ax प्लस b नहीं है ना। अगर ये e की पावर ax प्लस b होता, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो हम लिखते 1/a ऐसा होता तो ये लिखते, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। द स्लोप विच इज टेंजेंट टू इटसेल्फ, मतलब स्लोप क्या, कर्व। पांचवें में और कुछ? एनीवन? 6 7 7th एनीवन? 8 8 के 3 पार्ट हैं, आगे भी है क्या? नहीं है। 3 में कोई डाउट? 9 एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एक्स, कल निकाले थे। कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रल डी एक्स, यही था। तो साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स, इससे जहां तक बोला है वहां तक निकाल लीजिए। कितना आता है? 2/पाई। 10th 10 11, ये तो आपका मैथ्स का पार्ट हो गया, तो मैथ्स में तो अपने सब सीख ही लिया ये स्ट्रेट लाइन। 12 13 14, स्लोप 0 किस पॉइंट पे है? ए बी सी डी, बी पर दिख रहा है। 16 17 17 एनीवन? 17, कोई डाउट? 18 हो गया पक्का? क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, ग्राफ में है ना। तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए विद साइन ऐड करते हैं, और डिस्टेंस निकालना है तो सबको मैग्नीट्यूड लेकर के ऐड कर लेते हैं, यही होता है। पक्का? चलिए, ईएलपी नंबर 3 मंडे को करेंगे, पहले पढ़ लें जी। 17th किसमें? ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन बिलो।
किसका ग्राफ पूछा आपसे? वीटी ग्राफ। चलिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में या किसी भी ग्राफ में हमें दो चीज पता होनी चाहिए, एक ग्राफ का एरिया क्या देता है और एक ग्राफ की स्लोप क्या देती है। आपसे किस चीज के बारे में पूछा गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस इस ग्राफ की स्लोप। तो यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ, इस पार्ट में स्लोप पॉजिटिव है, इधर स्लोप जीरो हो गया, इधर स्लोप। तो हमें ऐसा ग्राफ ढूंढना है जहां वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, फिर वो जीरो हुई और फिर वो नेगेटिव को जा रही है। तो ऐसा ग्राफ ढूंढने की कोशिश करिए पहले ऑप्शंस में। हाँ, यही है, खत्म, करना ही नहीं है। ग्राफ के सवाल पता सबसे आसान होते हैं, हमको लगता है टफ है ना। ग्राफ में सबसे बेस्ट तरीका होता है जितने गलत ऑप्शन है उनको हटा दीजिए, अपने आप दिख जाएगा सही वाला। आपको इक्वेशन वगैरह किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, एटलीस्ट फिजिक्स में, नॉट मैथ्स। चलिए, तो आज के सेक्शन में क्या कवर करना अपने को? 2D और रिलेटिव में कौन सी चीजें काम की रहती है, यही है ना। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तो बनाया तो मैं नहीं था, मैं फिर भी भूल जाता हूँ। शेड्यूल के हिसाब से कहाँ चला गया? लेक्चर नंबर 3। ओके, चलिए। तो काइनेमेटिक्स 2D की अपन थोड़ी सी पहले बात करते हैं। 2D में आपने अगर पढ़ा हो तो 2D वैसे एक्चुअली 1D से आसान होता है सवाल करना, अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हटा दिए जाएं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम किसकी बात कर रहे हैं? इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल, ऊपर नीचे, ये सब जेई ने कभी नहीं पूछा। पूछा था जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, उसके बाद से जेई ने इनको कभी टच नहीं किया और ना किसी सवाल में इनका यूज किया है। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स 2D पढ़ने के लिए अपने को गिनती की 3 इक्वेशन आनी चाहिए। u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आती है 3 इक्वेशन, सबको याद है? बहुत बढ़िया। अब मान, देखिए तो सिचुएशन क्या है। लेट सपोज कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 4j कैप। 6i कैप प्लस, आपको बोला गया इसका एक्सेलरेशन है 2i कैप माइनस j कैप, और एक्सप्रेशन भी दे दिया। अब इस पे आपसे बहुत सारे सवाल जाते हैं। पार्टिकल की पोजीशन हो गई, पोजीशन के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, है ना। पोजीशन निकालने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया, किसी भी टाइम पे कोऑर्डिनेट वगैरह निकाल करके बहुत सारी बातें आपसे करी जा सकती है। जब भी आपको 2D का सवाल मिले, अगर आपको मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, याद है तो बहुत बढ़िया। याद कौन से? वो भी गिनती के 3 ही फॉर्मूला है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कब काम आते हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा किसी और चीज के फॉर्मूला अपने पास नहीं होते, और अगर होंगे भी तो याद नहीं रहते। कईयों को तो इसके याद नहीं होते, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे कौन सी जगह पे क्या था, स्क्वायर कहाँ था, साइन 2 थीटा कहाँ था, भूल जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कभी भी आप भूल जाए तो जीवन में परेशान नहीं होना। तरीका बहुत सिंपल होता है। ये आपके पास यू वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। सबसे पहले आप 2 कॉलम बनाइए, एक्स और वाई, वाई एक्स और वाई, क्योंकि एक आई कैप है और एक जे कैप है। आई कैप के लिए आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैं यूएक्स बोलूंगा, जे कैप वाली को यू वाई बोलूंगा, एक्सेलरेशन को इधर ए एक्स और इधर की तरफ ए वाई। यू एक्स कितना दिख रहा है आपको सवाल में? देखिए, यू वाई ए एक्स ए वाई, पक्का, माइनस
1। सब SI यूनिट्स में, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन्हीं पे आपको इक्वेशन लगानी है, कौन सी? वही वाली। अगर आप इक्वेशन x में लगाते हैं तो सारे वेरिएबल x के होंगे, आप y में लगाते हैं तो सारे वेरिएबल y के होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इक्वेशन यही लगती है, x में अलग लगती है, y में अलग लगती है, ठीक है। अब मैं आपसे यहां पे कुछ सवाल पूछूंगा, लिखवा देता हूं, वो आप सॉल्व करेंगे और आपसे डेफिनेटली होंगे भी सही। देखिए पहला सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल at t equal to 2 seconds if it was initially at origin। initially मतलब t बराबर 0। t बराबर 0 पे क्या पोजीशन दे रखी है? 0, 0, 0। सही बात है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है, राइट डाउन द वेलोसिटी of particle as a function of time। as a function of time का मतलब समझ में आता है कुछ ऐसा? vx i कैप प्लस vy, लेकिन vx और vy निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? इन इक्वेशन की। यस और नो? तो पहले आप ये लिखिए, फिर ये दो क्वेश्चन करिए, फिर आगे के क्वेश्चन इसी के बाद में करते हैं। पोजीशन निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा? क्योंकि पोजीशन समय के साथ पूछी गई है, तो पोजीशन और टाइम इन दोनों तीनों में से एक साथ एक ही इक्वेशन में दिखाई देते हैं, और वो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2। तो सीधा ध्यान हमारा उसी पे जाना चाहिए, है ना? करिए। कौन दोनों के लिए? ये नहीं ना, ये डेटा है ना, डेटा यही है, इसी डेटा के लिए वो सवाल है। कैसे निकालें एक्स कोऑर्डिनेट? इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोऑर्डिनेट तो ऐसे निकलेगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस समय पे पूछ रहा है? टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। क्या आपके पास यूएक्स की वैल्यू है? अब देखिए क्यों मैं इसको अलग अलग लिखवा रहा हूं, कारण बहुत सिंपल है। तो जब आप वैल्यू ढूंढने जाओ तो आप ऐसे ऊपर आई कैप जे कैप में मत ढूंढो, आप सिर्फ सीधा कॉलम में जाओ, एक्स में मिलेगा यूएक्स, वाई में मिलेगा यू वाई, ताकि सवाल सॉल्व करते समय वहां हम नहीं जाएं और सीधा वैल्यू उठा के पुट कर दें। क्या आ जाएगा अपने पास? यूएक्स की वैल्यू कितना? 6। समय कितना?
हाफ एक्स कितना है, टी स्क्वायर, सोलह। ऐसे ही किसके लिए कर लेंगे, y के लिए क्या आ जाएगा, y के लिए यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यस और नो। अरे भाई यू वाई कितना है, फोर, टाइम हाफ ए वाई कितना है, -1 इंटू टू स्क्वायर, क्या सिक्स आ गया। सो व्हाट विल बी द आंसर, एक्स कोऑर्डिनेट 16 है, वाई कोऑर्डिनेट 6 है। अब बताओ इसमें 2D के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, नॉर्मल 1D मोशन की इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, यस और नो, पक्का। सेकंड वाला करिए, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ध्यान रखिएगा टी की टर्म रहेगी आंसर में। क्या पूछ रहा है अब, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो v और t साथ में कौन सी इक्वेशन में दिख रहे हैं, पहले में, दूसरे में कि तीसरे में, तो पहली लगेगी बस। हाँ जी, हो गया। क्या लिखेंगे, वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। क्या यू एक्स पता है मेरे को, ए एक्स पता है, 6 - 40 प्लस, सॉरी 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 सॉरी, वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अच्छा सॉरी मैंने डेटा याद उठा लिया, सॉरी, 6 + 2t। चलिए वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई इज 4, ए वाई इज 4 - t, सही है क्या। तो इसकी वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें किसी भी टाइम t का, क्या आ जाएगा, 6 i कैप, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी अपने पास, 6 i कैप प्लस, और एक्सेलरेशन था हमारे पास 2 i कैप -j कैप। सही बात है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तीसरा सवाल है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, या फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज मूविंग perpendicular to initial direction of motion, initial direction of motion। so when the particle is moving perpendicular to initial direction of motion, what will be the time, या वो क्या समय होगा। तो क्या वर्ड यूज हो रहा है यहां पे जो जिस पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, परपेंडिकुलर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन डॉट प्रोडक्ट जीरो, करिए। क्या मतलब हुआ इसका, u वेक्टर डॉट इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी,
u डॉट v, बताइए 6 प्लस 2t मल्टीप्लाइड बाय आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 प्लस 2t को 6 से, प्लस 4 माइनस टी को मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है, कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। 6 इंटू 6 36 प्लस 12t प्लस 16 माइनस 4t इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? 12 माइनस 4 इज इक्वल टू सॉरी 52। माइनस का मतलब क्या ये चीज पॉसिबल है? तो ये चीज पॉसिबल नहीं। अब अगर यही आप डायग्राम बना के सॉल्व करें तो कुछ ना कुछ आंसर पक्का निकाल देते। मैथमेटिक्स ने बोल दिया जो आप सोच रहे हैं वैसा पॉसिबल है ही नहीं। अरे सवाल लिखने से पहले मेरे को भी नहीं पता था पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि डेटा पूरा रैंडम है, मुझे नहीं पता कि ये होगा भी कि नहीं होगा। सवाल ने बोल दिया आप जो सोच रहे हैं वैसा हो ही नहीं सकता, ये तो समय में पीछे जाइए। ठीक है, शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। क्लियर? तो नॉट पॉसिबल क्या आंसर रहेगा कि इन द फर्दर टाइम जो हम देखेंगे उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो माइनस साइन को इंटरप्रेट करना सीखिए। जो आप सोच रहे हैं उसका उल्टा। आप सोच रहे थे परपेंडिकुलर होगी, इसने बोल दिया माइनस, नहीं होगी नहीं। क्लियर? एक सवाल और लिखें। हाँ चलिए, ये बहुत टफ सवालों में से माना जाता है काइनेमेटिक्स में, जो लोगों से नहीं होता। इट इज वेरी सिंपल। आप वेलोसिटी लिखिए, आप डॉट प्रोडक्ट करिए, जीरो हो जाएगा, खत्म काम। बहुत ज्यादा नहीं सोचना होता। लिखें, एक और लिखें, पक्का? चलिए एक सवाल और लिखते हैं। u वेक्टर इज इक्वल टू 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू 0 आई कैप माइनस 10 जे कैप। हो गया? क्वेश्चन हमारा है फाइंड द टाइम, अगेन मैं वही सवाल लिख रहा हूं, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल is moving perpendicular to initial velocity. This is the question. अब आपको सीधा सवाल वही पूछा गया है परपेंडिकुलर वाला। चेक करिए इसमें आंसर आता है कि नहीं आता। सवाल शुरू करने से पहले क्या करें? दो कॉलम x एंड y, तो ux uy ax ay करिए। ट्वेंटी 25/4 क्या आ गया? यूएक्स, यूएक्स कितना है? यूआई एएक्स एवाई, वेलोसिटी किसी भी समय की वी वेक्टर इज इक्वल टू यूएक्स प्लस
एंड यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप कितना हो जाएगा? यू एक्स इज 30, तो 30 आई कैप प्लस 40 माइनस क्या पूछा है, ये और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट 0। यस और नो? अब बताओ क्या टफ चीज है इस सवाल में? कुछ है कहने को? 2D का सवाल है। क्या हो जाएगा? वी वेक्टर इज इक्वल टू 30 इंटू 30 900 प्लस 40 इंटू 40 माइनस 10t इक्वल टू 0। हाँ 10 था। क्या हो जाएगा ये? एक 0 और काट देते हैं। क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16 माइनस 4t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 25/4 यानी कि 6.25 सेकेंड। सही बात है? इजी? पक्का? लिख लो फिर। इसी में एक और सवाल लिखते हैं सेम डेटा के लिए। पढ़े? फाइंड, बात नहीं, the x coordinate of particle when the particle again crosses x-axis if initial coordinate is 0, 0। क्या कह रहा है कि कहां से फेंका गया इसको? कहां से शुरू हुआ इसका मोशन? 0, 0 से। अब ये कह रहा है कि वो उस समय पे एक्स कोऑर्डिनेट बताइए जब ये पार्टिकल फिर से एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करने का क्या मतलब है? अगर पार्टिकल कहीं पर भी एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, मान लो ये पॉइंट है, या ऐसे घूम के ऐसे क्रॉस करता है, ये पॉइंट है, पार्टिकल ऐसे घूम के ये करता है क्रॉस, ये पॉइंट है, कैसा भी पाथ हो पार्टिकल का, अगर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो उसका मतलब है वहां पे क्या 0 होना चाहिए? वाई कोऑर्डिनेट। पाथ से मतलब नहीं है मेरे को, वो स्ट्रेट लाइन चले, घूमता हुआ चले, सर्कल में चले, किसी भी पाथ पे चले, अगर वो एक्स एक्सिस क्रॉस करता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग एक होता है दैट द वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 करके देखिए। चेक करते हैं। डेटा वही है ना 30 40 वाला। मैं लिख देता हूं यहां पे। y coordinate equal to 0। हो गया? कितना आ रहा है? कोऑर्डिनेट, टाइम नहीं पूछा मैंने, कोऑर्डिनेट पूछा है। तो जब आप y इक्वल टू 0 करते हैं कितना 240 आ रहा है? चेक करते हैं। तो y 0 मतलब यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना? 40
हाफ, तो इसमें आप एक टी से टी काट देते हैं। अगर टी से टी काटने का मतलब क्या हुआ, आपने एक रूट खत्म कर दिया, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो तो दे रखा है, ठीक है। फिर क्या आएगा यहां से, जीरो इज इक्वल टू 40 माइनस 5t, तो t बराबर 8 सेकेंड। दिस इज अ टाइम व्हेन इट इज क्रॉसिंग एक्स एक्सिस, यस और नो। इस समय पे आपसे क्या पूछा गया है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। व्हाट इज ux, ux इज 30 इंटू 8 प्लस 0, क्योंकि ax है ही नहीं। कितना आ गया, 240। आया कि नहीं आया, पक्का, सिंपल। आया, आपने 8 सिर्फ टाइम बता दिया, इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ने को कहा जाता है आपसे बार बार। हो गया, कोई दिक्कत इसमें, श्योर, बढ़े आगे। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो सवाल है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये एंगल 53 डिग्री, कंपाउंड करिए 50 के, कंपाउंड करना आ गया ना, एक्स कंपोनेंट 50 cos 53 30 40, यस और नो, तो 50 sin 53 इज 40, लिख दो सीधा। हाँ ये ना, ये प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल पे लगने वाला एक्सेलरेशन कौन सा होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपका लग रहा है तो आप बोल दोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर की तरफ एक्सेलरेशन है। इसको एक बार वेक्टर फॉर्म में लिखिए, वेलोसिटी को, ये 50 को 30 40, हाँ या ना, एक्सेलरेशन को लिखिए वेक्टर फॉर्म में, डेटा मैच करिए पिछले सवाल से, सेम है। So you were actually solving projectile motion without writing projectile motion. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको मैंने इसीलिए इस तरीके से सॉल्व करवाया, इन केस आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की इक्वेशन यूज करनी है। अभी मैंने आपसे क्या पूछा कि प्रोजेक्टाइल है, मैंने आपसे क्या पूछा, ये एक्स एक्सिस कब क्रॉस करेगा, मैंने यही पूछा ना आपसे। तो इसका मतलब मैंने आपसे क्या पूछा, इसका रेंज, अरे हाँ या ना, तो रेंज को समझिए वो एक्चुअली है क्या यही डिस्टेंस निकाला था आपने 240, यस और नो। और जो आप t इक्वल टू 8 सेकेंड निकाल रहे थे वो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। कैसे, एट t इक्वल टू 8 सेकेंड ही तो ये इसको क्रॉस कर रहा है, तो यहां से घूम के वापस आने का समय कितना होगा, 8 सेकेंड होगा, यस और नो, पक्का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालने के लिए वैसे फॉर्मूला की जरूरत होती नहीं है, आपको सिर्फ डेटा इंटरप्रेट करना आना चाहिए, डायग्राम इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अच्छा ये घूम के ऐसे आ रहा है तो इस पॉइंट पे कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, y इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे कहूं कि हाईएस्ट पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, y की वेलोसिटी 0, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ये होता है ना, व्हाट इज हाईएस्ट पॉइंट, कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा मतलब ऊपर की वेलोसिटी 0 कर दो, आपका आंसर तैयार, हाँ ये ना। और एक्चुअली अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो अगर ये पूरा 8 सेकंड है तो यहां से यहां जाने का टाइम और वापस आने का टाइम, क्या जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है, किस किस केस में होता है, जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, हर उस केस में होगा जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो जाने का टाइम और आने का टाइम सेम। आप एक बॉल को ऊपर हवा में उछालिए, अगर वो 2 सेकंड ऊपर जाने में लेगी तो 2 सेकंड नीचे आने में लेगी,
5 सेकंड ऊपर जाने में लिए तो 5 सेकंड, हाँ या ना। अब अगर ये किसी पोजीशन पे, ये 0, ये 8 और ये 4, अगर ये यहां पे 3 सेकंड पे है तो इसके जस्ट सामने कब होगा? 5 पे। कैसे? यहां से ऊपर जाने में 3 से 4 का डिफरेंस, 4 से वापस 1 सेकंड बाद यहां आ जाएगा। तो वो किसी भी पॉइंट से वैलिड है, इट इज नॉट जस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपसे बोला गया कि पार्टिकल यहां पे 2 सेकंड पे था इस हाइट पर, तो इस हाइट पे वापस कब आएगा? 6 पे। 2 से 4 2 सेकंड ऊपर जाने के, 4 से 2 2 सेकंड नीचे आने के। कुछ समझ में आ रहा है? याद है ऐसी चीज, है ना? अब मैंने बोला कि ये 1 सेकंड पे यहां था, तो सामने कब होगा? अब इसमें आप एक रिलेशन और देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 3 + 5, 2 + 6, 1 + 7 ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। अरे होता है भाई, सामने दिख रहा है, हाँ या ना? पक्का? चलिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको थोड़ा बहुत आता है, नहीं आता है तो आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और बिल्कुल नहीं आता है तो आप 3 फॉर्मूला याद रख के काम चला सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मूला? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। इसमें u साइन थीटा क्या है भाई? u में जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो एंगल हॉरिजॉन्टल से होता है। कहां से होता है? और एक्सेलरेशन किधर होता है इसका? यस और नो? तो हॉरिजॉन्टल से एक्सेलरेशन होता है, तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपके पास x है और ये y है। तो इस फॉर्मूला को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2uy/a। रेंज मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एच मैक्स यू स्क्वायर, याद है फॉर्मूला? इस फॉर्मूला को 2ay लिख सकते हैं, हाँ या ना? पक्का? रेंज का फॉर्मूला बताइए एक बार। u², 2θ/, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कैसे? u² साइन 2θ इज इक्वल टू 2u² साइन थीटा कॉस थीटा, यस और नो? तो 2 × u cos थीटा × u साइन थीटा। समझ में आ रहा? सो व्हाट इज u cos थीटा? ux, u साइन थीटा uy। पुट कर दिया। ay मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, वो तो g के मैग्नीट्यूड के बराबर है ही। अब ये फॉर्मूला आपको तीनों याद होने चाहिए, क्योंकि ये कई बार हमें काम आते हैं डायरेक्टली, तो इनको भूलना नहीं है। कंफ्यूजन हो तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? वैसे सामने लिखे हुए तो आगे भूलने की चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है? डन। एक और लिखे। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको कैसे काम आएंगे भाई? ऑब्वियसली बात है, आपसे काइमेट्री स्टडी का सवाल तो नहीं पूछेगा 12th का। होता क्या है कि जो ये एक्सेलरेशन है ए वाई, अभी आपको किसकी वजह से मिल रहा है? ग्रेविटी। आगे जाके आप ग्रेविटी को गायब कर देंगे, और ग्रेविटी की जगह पे कोई दूसरा सोर्स ले आ सकते हैं। किसका? एक्सेलरेशन का। तो वो एक्सेलरेशन का सोर्स चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो यानी कि ये जो तीनों फॉर्मूला हैं, इन तीनों फॉर्मूला में जो जी है, इस जी को आप ऐसे लिखिएगा, जी इफेक्टिव। रेंज में 2ux/uy/g इफेक्टिव, और एच मैक्स में
यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 जी इफेक्टिव. G effective is the net acceleration in y डायरेक्शन. ठीक है. अरे बोलो. मान लीजिए कि आपके पास ये बोला कि कोई उठा के करके अर्थ से अपन इसी सवाल को दूसरे प्लेनेट पे ले गए, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी कारण से 15 हो जाती है, या अर्थ का कोई ऐसा रीजन है जहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया 15. तो आप क्या करोगे? सीधा फॉर्मूला में दोबारा सॉल्व नहीं करोगे. आप क्या कर दोगे? इसकी जगह पे यहां पर 15 पुट कर दोगे. समझ में आ रही? इसके अलावा कुछ नहीं करना होता चेंज. एक्सेलरेशन चेंज किया तो हम भी एक्सेलरेशन चेंज करेंगे. बाकी थ्योरी थोड़ी चेंज होगी. क्या आई कैप जे कैप वाली चीजें बदलेगी? क्या नहीं बदलेगी. क्या काइनेटिक्स 1D की इक्वेशन बदलेगी? क्या नहीं बदलेगी. उसने एक्सेलरेशन चेंज किया तो फॉर्मूला में जहां एक्सेलरेशन आ रहा है हम भी उसी को ही चेंज करेंगे. पूरी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं होती. क्लियर? पक्का? तो ये तीन फॉर्मूला दे आर सफिशिएंट फॉर यू टू रिलेट द क्वेश्चंस ऑफ काइनेटिक्स 2D विद अदर टॉपिक्स. और अगर ये भी भूल जाओ तो तरीका मैंने आपको इसके पहले सिखा दिया. कैसे? आई कैप जे कैप. ठीक है. एक क्वेश्चन करोगे? नहीं करोगे? लिखिए. U vector is V naught j cap and acceleration vector is 4 I cap. Question is, find out the time when find out the time when speed of particle becomes 2v naught. V नहीं. डायरेक्शन का पंगा है इसमें. वेक्टर डायग्राम बनाइए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक साथ करिए. वेक्टर के फॉर्म में दिखाइए इनको. √3. हाँ बिल्कुल. इस सवाल को याद रखना. दिखेगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा. ऐसी चीजें दिखती रहती हैं बट वो क्लिक नहीं करता कि एक्चुअली सवाल
उस पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं है जहां ही दिखेगा। इट इज अ क्वेश्चन जस्ट ऑफ सिंपल काइनेमेटिक्स, है ना। तो क्या दे रखा आपको, वेलोसिटी किधर है, y में, एक्सेलरेशन किधर है, हाँ कितना है। अब मुझे ये बताओ कि ये एक्सेलरेशन y की स्पीड को चेंज करेगा क्या। तो कुछ भी हो जाए, क्या y की स्पीड किसी भी टाइम पर v नॉट ही रहेगी। बढ़ेगी तो कौन सी बढ़ेगी, जिधर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किधर है, किधर है, कितना है 4। तो क्या किसी भी समय पे ये वेलोसिटी vx हो जानी चाहिए। vx मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली बात है। सवाल ने क्या कहा है कि क्या 2v0 होना चाहिए, पार्टिकल की स्पीड। स्पीड 2v0 का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 2v0 के बराबर होना चाहिए, यस और नो। तो रिजल्टेंट अगर 2v0 है तो कैन आई राइट कि 2v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, हाँ या ना। तो 2v0 तो 2 का स्क्वायर, vx कितना आ गया, √3v0। हमें क्या पूछा है, टाइम। टाइम निकालने के लिए v और t में कौन सी इक्वेशन होती है, u प्लस ux कितना है, तो 0 है, कोई वेलोसिटी नहीं इनिशियल। एक्सेलरेशन आ गया आंसर, बोलो सही है, सिंपल। सवाल किस चीज का है, प्योर काइनेमेटिक्स, ठीक है। इसकी जगह 2v0 की जगह 3v0 बोल देता तो इसको 3v0 रखते, उससे करेस्पॉन्डिंग vx निकालते, फिर सवाल सॉल्व कर लेते। 4v0 बोलता तो 4v0 रखते। तो जैसा बोलेगा वैसा हम सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। चलिए, क्लियर है भाई। जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर की ही स्पीड बढ़ानी है, बाकी स्पीड को नहीं छेड़ना, वो तो उतना ही रहेगा ना, v0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि y में कोई एक्सेलरेशन सवाल में दिया नहीं है। अच्छा तुम्हें ना एक तो पता है तुम्हारे साथ दिक्कत बताई क्या है मेन, तुम लोग y एक्सिस समझते हो ऊपर हमेशा। कोई अगर तुमसे सिंपल y एक्सिस बोल दे ना तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ऊपर देखो। ऐसा नहीं होता है, उससे पता है क्या होता है, एक दिमाग में मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है। जैसे ही आपको y एक्सिस बोला, आपने देखा ऊपर, आपको लगता है इसमें ग्रेविटी लगेगी लगेगी। इस वजह से आपको सवाल आते हुए भी आप अपने इनर कॉन्शियस की वजह से उसको सोचते हो कि नहीं यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं। देखो y एक्सिस ये भी हो सकता है, y एक्सिस ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है y एक्सिस। सिर्फ सवाल पे ध्यान दीजिए, सवाल में नहीं बोला y में एक्सेलरेशन, आप ग्रेविटी मत लगाइए। हमारा मन करता है why don't we use the gravity, it is everywhere, we should use it। अरे उसका मन नहीं है सवाल वाले का, उसके हिसाब से काम करो ना। हाँ, अरे पक्का भाई, जिसकी पार्टी है खाना उसी के हिसाब से होगा, हाँ आपके हिसाब से नहीं होगा। अगर आपके हिसाब से नहीं है तो आप दूल्हे की फूफा की तरफ मुंह फुला के बैठ सकते हैं, ठीक। बट अभी उतनी उम्र हुई नहीं है तुम्हारी। चलिए आगे बढ़े। अरे भाई चलो, एक और चीज देखते हैं, छोटी सी प्यारी सी चीज, सबसे आसान। अरे और क्या, सबसे आसान होता है ये, रिलेटिव मोशन। क्या होता है, रिलेटिव मोशन। देखो रिलेटिव मोशन इज लाइक अ वेरी सिंपल थिंग। रिलेटिव मोशन में अपने को एक चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप दुनिया को देखो क्या दिखता है, तो आपका सेंटर ऑफ रेफरेंस आप खुद हो जाएंगे। मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आप बताइए दुनिया को देखिए कि
कैसी दिखती है, तो उनका सेंटर ऑफ रेफरेंस। तो हर कोई अपने हिसाब से दुनिया को देखता है ना। अब मैं बोलूं चिंटू एंड मिंटू, ये दो भाई, ठीक है। अब इसमें चिंटू से पूछे भैया मिंटू आपको कैसा दिख रहा है, वो बोलेगा रेस्ट पे दिख रहा है। हम रेस्ट एंड मोशन की बात करें, सकल सूरत की बात नहीं कर रहे, ठीक है। कैसा दिख रहा है का मतलब रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। तो चिंटू से पूछा मिंटू कैसा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, और चिंटू के साथ गड़बड़ है ना। तो चिंटू से पूछा मिंटू कैसा दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, रेस्ट पे। कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे। आपसे पूछा क्या दिख रहा है चिंटू, रेस्ट पे। मिंटू हाँ या ना, चिंटू चलने लगा, चिंटू चला तो मिंटू भी चल दिया, हाँ या ना। अरे भाई आपसे पूछा चिंटू चल रहा है क्या, आपने बोला हाँ चल रहा है। आपसे पूछा मिंटू चल रहा है क्या, आपने बोला हाँ चल रहा है। चिंटू से पूछा मिंटू चल रहा है क्या, वो बोलेगा नहीं चल रहा, क्योंकि उसके लिए रेफरेंस फिर आप नहीं हो, वो खुद है। यस और नो। तो आप अगर चिंटू से पूछते हो मिंटू चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको ये चलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। अरे भाई दोनों की वेलोसिटी, तो दुनिया में कोई भी चीज अगर आप कंपेयर करते हो तो आपका सेंटर ऑफ रेफरेंस आप खुद होते हो। आप कहते हो इसकी हाइट ज्यादा है तो आप रेफरेंस खुद को मानते हो, आप कहते हो इसकी हाइट कम है तो आप रेफरेंस खुद को मानते हो। ज्यादा और कम का दुनिया में कोई रेफरेंस नहीं है, है? आप अंबानी को देखते हो तो हमें लगता है कि हम गरीब हैं? अरे भाई हो सकता है आप ना हो, बट आपका रेफरेंस ही ऐसा है। अरे भाई अब वो रेफरेंस को तोड़ो, है ना। चलिए, तो रेफरेंस किसको माना जाएगा, खुद को। तो चिंटू को मिंटू चलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें जीवन में रिलेटिव में अगर एक चीज समझ में आ जाए, क्योंकि रिलेटिव के जो सवाल होते हैं उसमें पता है एक चीज बहुत कॉमन होती है, शायद आपने गौर करी है कि नहीं करी है, कि पर्सन ए सीज पर्सन बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि पर्सन ए को पर्सन बी वाई डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देता है, किसमें चलता हुआ दिखाई देता है, पता है आप यहां पे एक इंफॉर्मेशन खुद से इंटरप्रेट कर सकते हो, दोनों की एक्स की वेलोसिटी सेम है। अरे दोनों की एक्स की वेलोसिटी, कह रहा है वो सवाल चिल्ला चिल्ला के, आप समझना ही नहीं चाहते उसकी बात। सवाल क्या कह रहा है, ए को बी किस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देता है, तो मैं कह रहा हूं कि आप ये पहचानो ना किस में चलता हुआ नहीं दिखाई देता है, एक्स में। तो जहां नहीं चलता हुआ दिखाई देता है उसमें दोनों की वेलोसिटी सेम है। हमारा मन क्या कहता है कि अगर कोई चीज नहीं दिखाई दी तो लेट इट बी एट रेस्ट, लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि दोनों चीजें रुकी हुई हैं। अभी मैं इसी में अगर आपको ऐसा डायग्राम बना के दूं, लेट दिस बी, चिंटू को अपन ने ए मान लिया और मिंटू को अपन ने बी मान लिया, सेम सवाल कंपेयर करने के लिए। यस और नो। तो इस चिंटू को ये मिंटू किस तरफ चलता हुआ दिखाई देगा, एक्स में कि वाई में, क्यों, क्योंकि दोनों की एक्स की वेलोसिटी सेम है। अब इसी केस को हो सकता है किसी डिफरेंट सिचुएशन में आपको ऐसे दिखाया जाए, कि दोनों सवाल की लैंग्वेज सेम रहेगी, लैंग्वेज नहीं बदलेगी इनकी कभी भी। चिंटू को मिंटू वाई में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चिंटू को मिंटू वाई में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल हमेशा ये बोलता है कि मुझे ये वस्तु इस तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है, या इस पर्सन को ऐसा दिखाई दे रहा है। हमें इसका रिवर्स इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन क्या दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
ठीक है। पता है, इस तरह के सवाल अगर आप कभी रेन में प्रॉब्लम करते हैं तो वह बहुत हेल्प करते हैं। आपको बोला कि अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन द रोड, अ पर्सन इज, he sees the rain falling vertically, he sees the rain falling, उसको रेन कैसे नहीं चलती दिखाई दे रही, हॉरिजॉन्टली, यानी कि उसकी और रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। आपका तो आंसर निकाल के दे दिया सवाल ने यार, तुम लगा देते तो इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, मैं पहले वेक्टर बनाऊंगा, आई कैप जे कैप लिखूंगा, सवाल सॉल्व हो गया भाई। अरे कंसंट्रेट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, इट इज सेइंग दैट कि पर्सन ए वॉकिंग ऑन द रोड सीज द रेन फॉलिंग वर्टिकली, इसको रेन वर्टिकल दिखाई दे रही है लेकिन रेन वर्टिकल है नहीं, क्योंकि वो सवाल में पूछिए आपसे वेलोसिटी ऑफ रेन रहा है। अब अगर उसको खुद नहीं बोल दिया वर्टिकल तो पूछेगा क्या है को? तो ये आपसे कह रहा है कि रेन इसको वर्टिकल दिखाई दे रही है, क्या नहीं दिख रही, यानी कि इसकी वेलोसिटी और रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, आंसर निकाल दो, खत्म हो गया सवाल। अरे भाई इट्स वेरी सिंपल, लेकिन ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, अगेन नहीं पूछते रेन मैन प्रॉब्लम। जे मतलब हम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, आपकी शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं मैं, या एसईओ में सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम ये ऐसा करते हैं, क्योंकि इस चीज का यूज जो है हम इस प्रकार से करते हैं। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी में आपसे बोला गया कि ए इज वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन, बी इज वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन, दोनों सेम तरफ चल रहे हैं, तो ए और बी का सेपरेशन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? क्यों घटेगा? ये तेज चल रहा, पीछा करने वाला आदमी, एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करिए, सेपरेशन कम क्यों होगा? पीछा करने वाला आदमी तेज चल रहा है, हाँ या ना? तो सेपरेशन घटेगा, हाँ या ना? इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5-2 की 5+2? 5, समझ में आती है ये बात? पक्का? सेपरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ पक्का? तो सेपरेशन बढ़ गया। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या बताती है कि अगर यहां पे ये डिस्टेंस x है तो 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? x-3। रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। सेपरेशन बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है? 3 से। तो 1 सेकंड बाद सेपरेशन x से बढ़ के कितना हो जाएगा? 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, हाँ या ना? सेपरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? सेपरेशन ये ना बढ़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी, इनके बीच का सेपरेशन कभी बदलेगा नहीं। सिंपल है ना? पक्का? तो देखो अपने को रिलेटिव वेलोसिटी में अगर एक चीज समझ में आ गई, पॉइंट पे आता हूं मैं सीधा। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, पक्का? जब अपोजिट आते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, हाँ बढ़ रहा है या घट रहा है कैसे चेक करना है? अगर पीछा करने वाला तेज चल रहा है कम हो जाएगा, आगे भागने वाला तेज चल रहा है तो बढ़ जाएगा। अरे स्कूल में रेसिंग वगैरह करी, कभी दौड़े हो स्कूल में, मेडल वगैरह जीते हो? 5 साल से तो स्कूल नहीं गए तुम, हैं?
जो लास्ट ईयर गए थे, समझ में आए? अच्छा, एक और चीज होती है इसमें, सुनिएगा ध्यान से, मैक्सिमम सेपरेशन, या इसी को उल्टा करके पूछ लेते हैं, मिनिमम सेपरेशन। कंडीशन रिवर्स कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक आदमी है, वो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 नहीं, कुछ और मान लो, लेट्स से 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। थोड़ा डेटा की रेंज बढ़ जाएगी अपनी। यहां पे एक आदमी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? हाँ, ए की या बी की? अभी अभी जो दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? बी की। तो बी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और ए की वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है। कौन तेज चल रहा है? आगे भागने वाला कि पीछा करने वाला? तो आगे भागने वाला अगर तेज भाग रहा है तो सेपरेशन पक्का, सेपरेशन बढ़ गया। लेट्स से हम पहुंचे टी बराबर 3 सेकंड पे। 3 सेकंड बाद ए की वेलोसिटी हो जाएगी 5 और बी की हो जाएगी 15। v बराबर u प्लस 80 लगा सकते हो आप, या फिर ऐसा देख सकते हो 3 सेकंड बाद इंक्रीमेंट कितने का होगा? a इंटू टी, 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 2 5। ठीक है, इसकी हो गई 5, उसकी हो गई 15। सेपरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्यों बढ़ रहा है? वो तेज भाग रहा है। यस और नो? टी बराबर 8 सेकेंड, 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 3, अच्छा 2, सॉरी 10। अभी भी सेपरेशन। अच्छा, ये कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक इसकी वेलोसिटी उससे ज्यादा नहीं हो जाए या उसके बराबर ना हो जाए। बराबर होने का मतलब कितनी? कितनी? वो आएगी 13 सेकंड पे। कितनी हो जाएगी? 15। 13 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 15 और इसकी वेलोसिटी भी 15। नाउ द सेपरेशन इज नॉट चेंजिंग। तो यहां से t बराबर 0 से t बराबर 13 सेकंड तक क्या सेपरेशन बढ़ रहा था? बढ़ रहा था, मतलब सेपरेशन, दिस इज मैक्सिमम, दिस सेपरेशन इज, हाँ या ना? क्योंकि इसके बाद क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ गई, और इसकी स्पीड बढ़ के लेट से कितनी हो गई? ए वाले की वेलोसिटी 15 से बढ़ के मान लो 16 भी हो गई 1 सेकंड बाद ही। तो अब कौन तेज भाग रहा? तो अब सेपरेशन। तो कभी भी अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, आपको बोला गया है कि आपको मैक्सिमम सेपरेशन निकालना है दो पार्टिकल के बीच में, या फिर आपको दो पार्टिकल के बीच में मिनिमम सेपरेशन निकालना है, व्हाट शुड यू डू? हमें उनकी वेलोसिटी सेम कर देनी। दैट विल बी द इंस्टेंट जहां पे आपके पास सेपरेशन मैक्सिमम आएगा। अब इसी सवाल में डेटा को उल्टा कर दो। उल्टा मतलब दोनों की डायरेक्शन पलट दो। किसकी? ए की भी और बी की भी। तो ए की वेलोसिटी कितनी थी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी की वेलोसिटी कितनी थी? अब कौन तेज चल रहा है? तो सेपरेशन घटेगा। कब तक घटेगा? जब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते, दिस विल बी द मिनिमम। भाई कम हो रहा है, जहां बढ़ता है वहां मैक्सिमम और जहां घटता है वहां, लेकिन कंडीशन पता है सेम आती है कि दोनों की वेलोसिटी, क्योंकि इसके बाद क्या इसका सेपरेशन बढ़ेगा? क्योंकि फर्दर अब ए की वेलोसिटी अगर बढ़ी तो क्या डी बढ़ेगा? उससे पहले तो ए की वेलोसिटी कम थी ना, मान लो 5 हुई तो डी घट रहा है, 10 हुई तो भी डी घट रहा है, हाँ या ना? अरे भाई,
तो रिलेटिव वेलोसिटी में आपको कुछ आए चाहे ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये गिनती की 3 चीजें आनी चाहिए। सेम अपोजिट में चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एंड सेपरेशन मिनिमम कब आएगा मिनिमम, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। और मैक्सिमम पूछा होगा तो कंडीशन कुछ अलग होगी, तो मैक्सिमम के केस में भी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए उस इंस्टेंट पे, दैट इंस्टेंट विल गिव यू द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। 3 चीजें पूछ रहा हूं मैं आपसे, बस 3 आनी चाहिए। आई डोंट नीड एनिमल। आप देखो मैंने कहीं पे इक्वेशन तक नहीं लिखी रिलेटिव की, ये तो हम इक्वेशन में तो सवाल शुरू नहीं करते, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, लिखा मैंने कहीं नहीं, चाहिए अपने को, निकाल लोगे ऐसे, ये निकाल लोगे। मैक्सिमम सेपरेशन कंडीशन क्या है, हाँ नहीं क्या है, वेलोसिटी सेम, मिनिमम की कंडीशन वेलोसिटी सेम, यस और नो, पक्का श्योर, ये 3 चीजें लिख लो आप बस। फिर इसका यूज बताता हूं एक छोटा सा, काफी जगह होगा लेकिन मैं एक बता रहा हूं, पहले छाप लो। हो गया। हाँ जी हो गया, चलिए। So the maximum and minimum separation occurs when the velocities of both the particles are same, लिख सकते हैं आप ऐसा चाहे तो। The maximum and minimum separation between the particles occur, the maximum and minimum separation between the particles occur when their velocities are same, ठीक है, बोलिए। चलिए देखिए इसका एक यूज बताता हूं आपको, शायद आप समझ पाए बहुत आराम से। मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है इधर, एक चार्ज पार्टिकल है इधर, बहुत दूर है। सेम तरह के चार्जेस में अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है, रिपल्शन होता है। तो अगर मैं इसको इसकी तरफ फेंकूं तो ड्यू टू रिपल्शन इस, भाई वो तो फिक्स्ड, वो तो चलेगा ही नहीं, ड्यू टू रिपल्शन इस क्यू की वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, भाई इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, भाई मैं आपसे सिर्फ रिपल्सिव अट्रैक्टिव की बात कर रहा हूं, ये अपने को सबको पता है।
रिपल्सिव है तो क्या फोर्स पीछे आएगा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसकी स्पीड घटती जाएगी, घटेगी। तो जब ये इसके सबसे नजदीक होगा तो क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो करोगे आप, करोगे कि नहीं करोगे? देखो दोनों की वेलोसिटी सेम है, मिनिमम सेपरेशन, वेलोसिटी उसकी जीरो तो इसकी भी जीरो है, ठीक है। इसी को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं कि ये चार्ज और ये चार्ज दोनों फ्री हैं और इसको इसकी तरफ फेंका गया है, कितने से, V नॉट से, ये भी फ्री है, तो बताइए फोर्स अभी भी रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है? रिपल्सिव होने का मतलब क्या, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा और इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो इसकी स्पीड घटेगी और इसकी स्पीड, हाँ या ना? तो जब दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन होगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए? अरे दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम सेपरेशन। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि फर्दर इस पे तो फोर्स इधर ही लग रहा है ना, अब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो आगे वाला तेज चल रहा है, सेपरेशन बढ़ेगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है रिलेटिव मोशन का यूज? अरे भाई रेन में नहीं आता कहीं पे ना, पानी में बोट चलानी है आपको, अरे पानी में बोट चलाने वाले को रिवर बोट प्रॉब्लम नहीं आती, तुम्हें क्या क्या, क्या कर लोगे तुम, हैं? अरे भाई सही है, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो इस तरीके से हम इन चीजों को यूज करते हैं कि मिनिमम सेपरेशन मैक्सिमम सेपरेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, मैं सवाल सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, सब जस्ट गिविंग एन हिंट कि रिलेटिव मोशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट होता है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट हाउ टू, यू जस्ट नीड टू नो कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी निकालते कैसे हैं और मैक्सिमम एंड मिनिमम सेपरेशन की कंडीशन क्या होती है। क्या तीनों चीजें आपको क्लियर है? दैट्स इट, हमें इतना ही चाहिए। ठीक है, पक्का? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके आगे काम आएंगी। ऑब्वियसली एफ नेट बराबर एम ए, है ना? कुछ होता भी नहीं है वैसे एनएलएम में, क्या होता है पता नहीं, क्या होता है एनएलएम में यार? नॉर्मल की डेफिनेशन, टेंशन की डेफिनेशन, स्प्रिंग फोर्स की डेफिनेशन, खत्म। वो सर्कुलर के साथ कवर करेंगे क्योंकि सर्कुलर में खुद में कुछ नहीं होता है, एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर के अलावा, है ना? चलो ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।